वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इतिहास के आज हम 125 महत्वपूर्ण अन्य क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए, चाहे वो यूजीसी हो, पीजीटी हो या किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, उस सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्लिनी ने प्राकृतिक इतिहास नामक 37 अध्यायों का एक विशाल ग्रंथ लिखा है। इसके लिए इसके किस अध्याय में भारतवर्ष का वर्णन है? तो मित्रों, ये ऑप्शन डी सही है। 6वें अध्याय में उसने भारतवर्ष का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत नहीं है? तो ब्राह्मण ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ भी है, जैन धर्म और अभिलेख ऐतिहासिक साहित्यिक। तो अभिलेख यहाँ साहित्यिक में नहीं आते हैं क्योंकि इनका लिखा हुआ कुछ साक्ष्य नहीं हमको मिलता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। वेदों की कितनी संख्या है? वेदों की 4 संख्या है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऋग्वेद का रचना काल क्या है? तो ऋग्वेद का रचना काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कौन सा उपकरण मध्य पाषाण काल का नहीं है? तो यहाँ पे समलंब, अर्धचंद्राकार, इका, धार फलक और कोण। तो ये तीनों शुरू के तीनों मिले हैं, लेकिन कोण टाइप का कोई भी उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है। मध्यकालीन पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के छोटे पाषाणों प्रकरणों को क्या कहा जाता था? तो इनको माइक्रोलिथ बोला जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ताम्र कुल्हाड़ी कहाँ पर उत्खनन पर मिली है? ताम्र कुल्हाड़ी हमें उत्खनन पर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन ए रोपड़ बिल्कुल सही आंसर है। हमें ये रोपड़ से मिली है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के कितने चरण रोपड़ में प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन सी यानी कि 2 चरणों में बिल्कुल सही आंसर है। 12 से प्राप्त मिट्टी के बर्तन साम्यता रखते हैं किस चीज़ से? तो इसका ऑप्शन ये कोटड़ी एवं कालीबंगा से जो बर्तन मिले हैं उनसे साम्यता रखते हैं। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता या बेबीलोन के मध्य व्यापारिक केंद्र क्या था? तो इसका ऑप्शन सी सुत कांगेडोर बिल्कुल सही आंसर है। ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। आगे के प्रश्न करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट भी किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। आपके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला प्रश्न है, आर्यों के कबीलों में आपस में युद्ध होता था, किस कारण से होता था? तो इनका एक मेन कारण होता था भूमि और पशु। उस समय पशु को ही मेन कारण माना जाता था। ऋग्वेद में विष शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में तो विष शब्द का उल्लेख 170 बार हुआ है। ऑप्शन ए सही है। ऋग्वेद में जैन का शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दासराग युद्ध में भाग लिया था, कितने राजाओं ने भाग लिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। 30 राजाओं ने भाग लिया था। जो छोटे छोटे राजा थे उन्होंने 30 राजाओं ने भाग इसमें लिया था। अगला प्रश्न, मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गुफा नंबर 16 में है। अगला प्रश्न है, कुषाणों के शासनकाल में बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर थी और यही उनके बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संसार की सभी वस्तुएं कार्य और कारण पर निर्भर करती हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो ये प्रत्यत समुत्पाद। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के पतन का कारण नहीं है? तो यहाँ पर विखंडन हो गया था, संप्रदायों का दूसरे संप्रदायों का आविर्भाव हो गया था, प्रचार भाषा संस्कृत होने, ये सब इसके पतन के कारण हो सकते हैं, लेकिन सरल एवं व्यवहारिक धर्म प्रचार प्रणाली पतन का कारण नहीं है। इससे तो इनको बढ़ावा ही मिला था। विनय पिटक का संपादन जिसने किया वो कौन था? तो विनय पिटक का संपादन उपाली ने किया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। अगला 20वां प्रश्न है, मौर्य काल में किस वर्ण को कर मुक्त भूमि का दान दिया जाता था जो ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता था? ये ब्राह्मण होता था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार
मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा था? तो ऑप्शन ए सही है, 7 वर्गों में बटा था। अगला प्रश्न हमारा सूची दी गई है, इसको सुमेलित करके हमें सही ऑप्शन बताना है। देख लेते हैं क्या सूची है। यहाँ पे जाति है और उनके कार्य दिए गए हैं। दार्शनिक का कार्य होता था लिखाई और पढ़ाई का, यानी कि यज्ञ, संस्कार एवं धार्मिक कार्य। आमत्य एक प्रकार का मंत्री होता था, तो राजा के विश्वास पात्र आएंगे, मंत्रियों और अधिकारी वर्ग होते थे। शिल्पी एवं कारीगर ये हमारे विभिन्न तरह के सामान तैयार करते थे, और किसान ये होते थे। जहाँ पर ये ऑप्शन है यही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दास होते थे? तो कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन अर्थशास्त्र में किया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अधोलिखित में किसकी श्रेणी नहीं थी? तो यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं पत्थर तोड़ने वालों की कोई श्रेणी नहीं थी उस समय। ऑप्शन बी सही है। भारत में घोड़ों का आयात कहाँ से किया जाता था? तो भारत में घोड़ों का आयात अरब से होता था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन बस्तियों आदि के प्रमाण प्राप्त हुए? अरिकमेडू ये जगह थी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो ये शासक था राजराज प्रथम, जिसने स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। अगला प्रश्न है, अलबरूनी किसके राज दरबार में से संबंधित है? तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ में आया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, फिर सूची दी गई है और हमें वंश है और उसके स्थान है, इनको सुमेलित करके हमें बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो देख लेते हैं इसमें। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वक्तव्य दिए गए हैं और हमें बताना है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तराइन का युद्ध भारत के इतिहास में निर्णायक साबित हुआ, राजपूतों की शक्ति मिट गई। अब हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो तराइन का युद्ध निर्णायक साबित हुआ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन राजपूतों की शक्ति मिट गई ये गलत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दे रहा है ये सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कारणों में कौन सा तुर्कों की सफलता का कारण नहीं है? हमें बताना नहीं है। तुर्कों की सेना में सिपाहियों की भर्ती युद्ध में निपुण कबीलों से की गई थी, सही है। तुर्कों की सफलता का कारण इस्लाम द्वारा निर्मित विशेष प्रकार के सामाजिक तंत्र था। तुर्कों ने लोहे की रकाब एवं घोड़े की नाल का प्रयोग किया था। तुर्कों ने युद्ध में भारतीयों के समान ही हाथियों का प्रयोग किया था, इन्होंने हाथियों का प्रयोग नहीं किया था। ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न है, ताम्र पाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नवादा टोली और माहेश्वर से हमें मालवा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये उपकरण जगह है नागदा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। गंगा की बाढ़ से हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने पर पांडवों ने अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो ये जगह थी अहिछत्र, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नहीं सॉरी, अहिछत्र नहीं, इन्होंने कौशाम्बी की थी अपनी राजधानी ट्रांसफर, हस्तिनापुर से कौशाम्बी ले गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्राचीन भारतीय राजप्रसादों के किस मंडप की तुलना मुगल कालीन दरबार एक हाथ से कर सकते हैं, जहां राजा गंभीर मंत्रणा करता था? तो इसका ऑप्शन सभा मंडप, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिशाख्य सूत्र किस वेदांग की प्रधान रचना है? तो ये हमारी जो है शिक्षा सूत्र है उसकी प्रधान रचना है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के पहले व 10वें मंडल में उल्लेखित परिचारक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका संबंध दास से होता था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किन
वैदिक काल में किन प्रथाओं का उल्लेख मिलता है? बहुविवाह का उल्लेख मिलता है कि नहीं, अभी देख लेते हैं। बहुविवाह का उल्लेख हमें मिलता है। विवाह विच्छेद का उल्लेख नहीं मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख भी नहीं मिलता है वैदिक काल में। पर्दा प्रथा का भी नहीं मिलता। तो ऑप्शन ए सही है, यानी कि ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में उल्लिखित चावल की 5 किस्मों में लाल चावल को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन डी सही है, हायन बोला जाता था उसको। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण को मुनि के रूप में उल्लिखित किया गया है? तो ये ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद है, ये बिल्कुल सही आंसर है। सन 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका बी.डी. सावरकर ने की थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। युगांतर किस संगठन का पत्र था? तो इसका ऑप्शन ए हमारा अनुशीलन समिति सही है। अनुशीलन समिति ने युगांतर नामक पत्र भी निकाला था। कामागाटा मारू क्या था? ये एक तरह का जहाज था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अशोक का स्मरण किए जाने का कारण क्या है? तो अशोक का जनहित संबंधी कार्य उसका मेन कारण है। क्षेत्र जो सिकंदर के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, तो ये आर्थिक जीवन था, क्योंकि वो लूटपाट करने के लिए ही यहाँ पर आया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, धर्म महापात्र का कार्य क्या होता था? तो इसका ऑप्शन डी नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना होता था। तृतीय महाबौद्ध सम्मेलन संपन्न हुआ था कहाँ पर? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में, और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में वारंगल जिस कार्य के लिए प्रसिद्ध था वो क्या था? तो ये हाथी दांत उद्योग के लिए प्रसिद्ध फेमस था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। इस प्रश्न में एक मानचित्र दिया गया है जहाँ में पूछा गया कि एच स्थान किसका द्योतक है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये एच स्थान जो है ये हमारा गुजरात में सूरत के आसपास की जगह है, तो मेरे ख्याल से सूरत होनी चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। हाँ, यहाँ सूरत है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, पाल नरेशों में से किसने सर्वप्रथम कन्नौज पर अधिकार जमाने के लिए युद्ध किया था? तो ये ऑप्शन बी धर्मपाल है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम धर्मपाल ने वत्सराज द्वारा मनोनीत किस शासक को कन्नौज पर आक्रमण कर पराजित किया था? तो इसका चक्रा युद्ध को उसने पराजित किया था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर आक्रमण की सर्वाधिक आतुरता प्रतिहारों को क्यों थी? तो इसका यही है, उस समय अजय शक्ति वाले राष्ट्रकूट उन पर लगातार आक्रमण कर रहे थे, यही उसका एक प्रमुख कारण था। अगला है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका ऑप्शन, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन ने कराया था, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। और नरसिंह वर्मन ने कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। नरसिंह वर्मन ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, गुलबर्ग के स्थान पर बीदर को गुलबर्गा से किसने अपनी राजधानी बीदर स्थानांतरित की थी? तो ये अहमद शाह था, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महमूद गवा किस बहमनी शासक का प्रधानमंत्री था? तो महमूद गवा मोहम्मद शाह तृतीय का प्रधानमंत्री था, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। बहमनी राज का अंत होने पर वह कितने भागों में बट गया था? तो इसमें 5 भागों में बट गया था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। मजहर क्या था? हमें बताना है यहाँ पे कि मजहर क्या है। ऑप्शन है हमारे पास, एक राजकीय घोषणा जिसके द्वारा तीर्थ यात्रा कर हटाया गया था, नहीं। एक ऐसी घोषणा जिसके द्वारा अकबर धर्म के मामलों में सर्वोच्च हो गया था, तो इसी को मजहर बोला जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन में मुहतासिब था। मुहतासिब कौन होते थे? तो ये लोक आचार का प्रभारी अधिकारी होता था, जो कि कानून व्यवस्था, वो जो भी कुरान की चीज़ें थी उनका पालन करवाने के लिए नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के स्वर्ण सिक्कों पर प्रायः निम्नलिखित का अंकन है। तो मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी जी का अंकन करवाया था, यही भाग एक ही सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत एकता एक क्षेत्रीय आवंटन था और इसका धारण करने वाले मुफ्ती कहलाता था, जो देवभूमि कर के अतिरिक्त किसान पर और कोई दावा नहीं रखता था, तो यही ऑप्शन ए ही सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की
सामाजिक संरचना की जानकारी का हमारा मुख्य स्रोत क्या है? लौकिक और धार्मिक साहित्य है। विदेशी विवरण भी इसका है, तो ऑप्शन ये ए और बी बिल्कुल सही होगा। अगला है सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले कौन थे? तो ये रेवर एंड हैरस थे। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है, तो ये धर्म है, क्योंकि आज भी हम लगभग उसी धर्म का पालन कर रहे हैं। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समानता क्या है? तो यहाँ पे हमें अन्न भंडार प्रणाली का पता चलता है, मिला है, तो यही इसमें समानता है। ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की है, तो ये क्या है? ये आत्मा है। ऑप्शन सी यहाँ पर, नहीं सॉरी, आत्मा ने ब्रह्म की आलोचना की है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? तो ये पुरोहित होता था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर दो कथन दिए हुए हैं और हमें बताना है कौन सा सही है। शिवाजी के अष्टप्रधानों के पद आनुवांशिक थे। अष्टप्रधान के पद शिवाजी की कृपा पर आधारित थे, तो यहाँ हम देखें अनुवांशिक नहीं होते थे, यानी कि ए गलत है लेकिन आर सही है, तो उन पर कृपा पर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी अपने सैनिकों को वेतन देते थे, तो यहाँ पे वेतन के रूप में ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरावशेष सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक सामाजिक जीवन का अध्ययन करने में सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी, पक्की मिट्टी से निर्मित आकृतियों एवं मोहरों से। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा का योगिन स्थलों खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये ऑप्शन ए सही है, गुजरात प्रांत में हुई है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की मूलतः रचना की गई है? तो ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद में से लिया गया है गायत्री मंत्र को, विश्वामित्र ने इसकी रचना की है। यह एक महानतम वैदिक देवता वरुण की मूलतः किस रूप में आराधना की जाती थी? तो वरुण की आराधना जो है ऋतु के विधायक नियामक के रूप में होती थी। किस सौरमंडलीय देवता को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र संबोधित किया गया है? तो ये सवित्र यानी कि सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सामंतवाद के उदय से संबंधित विचारधारा का इस आधार पर खंडन किया गया है कि सभी भूमि अनुदान में नहीं दी गई थी, भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व भी था और किसानों की स्थिति कृषक दासों जैसी नहीं थी, ब्राह्मणों एवं शासक वर्ग के मध्य कोई गठबंधन नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, सभी भूमि अनुबंध में नहीं दी गई थी। अगला प्रश्न, नयनार कौन थे? तो नयनार शैव धर्मावलंबियों को कहा जाता था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल दोनों ही क्या थे? दोनों ने ही जैन धर्म को अपनाया था। महाभाष्य किसकी रचना है? तो महाभाष्य पतंजलि की रचना है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, पतंजलि यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। जैन एवं बौद्ध धर्म के बारे में एक कथन गलत है। दोनों विश्वास रखते थे कर्म में, दोनों ही विदेशों में प्रसार हुआ, ये गलत है। दोनों में विभाजन था, बिल्कुल सही है, उसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चिरांद नवपाषाण संस्कृति का एकमात्र स्थल है जहाँ पर हिरण के सींग की हड्डी से निर्मित उपकरण पाए गए हैं। आधुनिक समय अनुसार यह स्थल कहाँ पर है? तो ये स्थल है बिहार में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल पर ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में चावल का उत्पादन होता था? तो ये ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, डी सही है, इलाहाबाद। इलाहाबाद में कोल्डी हवा नामक एक जगह है जहाँ पे इसके साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, जोखे के संस्कृति के वे स्थल जो गोदावरी प्रवल क्षेत्र में स्थित माने जाते हैं वो कौन से हैं? तो ये नेवासा, दैमाबाद, नासिक, चंदौली सभी हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, हड़प्पा से मिला है। अगला प्रश्न है, पाल साम्राज्य संस्थापक गोपाल के संबंध में निम्नलिखित कथन है।
यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सा सही है। गोपाल ने पाल साम्राज्य की नींव 8वीं शताब्दी के मध्य में रखी थी, डाली थी, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, गोपाल निर्वाचित राजा था, ये गलत है। मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने गोपाल को राजा चुना था, ये सही है। गोपाल शैव धर्मानुयायी था, गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 3 यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बजा बजा के ये लोग सर दर्द किए हैं। देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापद स्वामिन कहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी है गोपाल, इसका सही धर्मपाल को उत्तरापद, क्योंकि उसने कन्नौज पे अधिकार कर लिया था, इसलिए उत्तरापद स्वामिन कहा गया है। फटाफट ये 125 क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हालांकि बहुत शोर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कन्नौज के प्रभुत्व के लिए संघर्ष किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो ये ऑप्शन यहाँ पे बी धर्मपाल के समय में। औरंगजेब की नीतियों का परिणाम क्या था? तो औरंगजेब की नीतियों का परिणाम ये था कि उसका जो कोष रिक्त हो गया था, राजकोष। जजिया कर के से अर्थ है, जजिया कर से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे जजिया कर से तात्पर्य है एक तरह का हिंदू मुसलमानों में विभेद। अगला है, अकबरनामा का इबादत खाना और उसमें होने वाले धार्मिक विचार विमर्श ने जिस तत्व के प्रसार में सहायता दी वे कौन था? तो ऑप्शन डी सही है, अद्वैतवाद को उसने जन्म दिया था। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का उत्तरदायित्व क्या होता था? तो ये होता था भू राजस्व अधिकारियों का निरीक्षण करना, मीर बख्शी का काम था। स्थान जहां बाबर ने मस्जिद बनवाई थी, तो ये जगह थी पानीपत। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तख्ते ताउस जिसके निरीक्षण में बना था वो कौन था? तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, बेबादल खां। किसको वर्ण संकर समझा जाता था? तो यहाँ पे जारत जन्म वर्ण व्यवस्था, ये विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण, सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मिनट। निम्न अवतरण पर विचार कीजिए। उसके अभिलेख उसे सम्राट सोमेश्वर तृतीय का सामंत घोषित करते हैं। दक्षिण में तालाकड़ और उत्तर में बांकापुर में उसकी राजधानियां थीं। 1137 ईस्वी में उसे तुला पुरुष का महत्व दिया गया। ये कथन है विष्णुवर्धन के बारे में, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। कोप्पम की लड़ाई निम्नलिखित के बीच हुई थी। कोप्पम की लड़ाई चालुक्य और चोलों के बीच हुई थी, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन काकतीय राज्य का एक महत्वपूर्ण समुद्र पट्टनम था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी मोट्टुपल्ली बिल्कुल सही आंसर है। ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान को किस जाति की श्रेणी में रखा जाता था? तो इसका ऑप्शन डी सही है, निषाद वर्ग में रखा जाता था उसको। निम्नलिखित किस मनीषी ने युवकों को स्वयं प्राण निवेदन कर अपनी पसंद की कन्या का वरण करने अथवा विशेष परिस्थितियों में बहला फुसलाकर और अपहरण कर या हिंसा द्वारा विवाह संपन्न करने की अनुमति दी है? तो ये वात्सायन थे जिन्होंने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के पतनोपरांत आए परवर्ती विदेशी अप्रवासी इनमें से किसके साथ संबद्ध है? तो ये ऑप्शन है सी, राजदूतों के साथ उनका रिश्ता है, उनको जोड़ा जाता है। पुनर्भू एवं नियोग का किस सामाजिक नियम या व्यवस्था के साथ संबंध है? तो ये स्त्रियों के पुनर्विवाह से है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के रूप जीवाओं को अत्यधिक सम्मानित स्थान प्रदान किया गया। यहाँ रूप जीवाएं कौन थी? तो ये वैश्याएं होती थीं। तो यहाँ संगीत, नृत्य एवं अन्य कलाओं प्रवीण वैश्याएं थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किन प्राचीन ग्रंथों में सती होने को एक जघन्य अपराध बताया गया और यह कहा गया है कि जो स्त्री सती होकर पाप करती है उसका फल नरक गमन होता है? तो ये स्मृति चंद्रिका एवं बाण भट्ट द्वारा लिखी हर्ष चरित्र में ऐसा वर्णन किया गया है। मनु एवं याज्ञवल्क्य के स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो यहाँ पे
ऑप्शन ए सही है, शूद्रों के समतुल्य माना गया है। स्त्रियों की किस प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति को स्त्री धन का नाम दिया गया है? तो यहाँ पे आभूषण एवं वस्त्रों को ही स्त्री धन कहा गया है। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मूर्ति पूजा की, भर्त्सना की और एकांतवाद का पक्ष लिया, सही है। बहुविवाह एवं बाल विवाह की भर्त्सना की, ये भी सही है। राम मोहन राय ने भारत में पाश्चात्य वैचारिक ज्ञान, गणित, प्राकृतिक दर्शन, रसायन और अन्य उपयोगी विज्ञान के शिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था का समर्थन की, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजेंद्र चोल प्रथम के उत्तर भारत के विरुद्ध सैनिक अभियान से 700 वर्ष पूर्व गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान किया था। इन दोनों अभियानों में कौन सी समानता नहीं है? हमें बताना इसमें समानता कौन सी नहीं है। तो राजेंद्र चोल ने सामान्यतः उसी मार्ग से किया गए थे, ये भी सही है। समुद्रगुप्त के बाद राजेंद्र की विजय चिरस्थायी नहीं रही, ये भी सही है। राजेंद्र का अभियान समुद्रगुप्त के अभियान की भांति ही निष्फल रहा। समुद्रगुप्त की विजय की भांति ही राजेंद्र की विजय भी आत्मश्लाघा हेतु की थी, तो ये निष्फल नहीं रहा था, राजेंद्र ने उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक के शासनकाल में सल्तनत की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार हुआ था? तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, किसके दरबार के पास तुगलकाबाद के नगर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किस तथ्य का प्रतीक है? तो ये ए ऑप्शन सही है, खिलजी साम्राज्यवाद या खिलजी क्रांति भी कहा जा सकता है, वैसे खिलजी साम्राज्यवाद ही सही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों द्वारा कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उपयुक्त नहीं है? कन्नौज का क्षेत्रफल गंगा यमुना दोआब में स्थित होने के कारण भारत का काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था, ये सही है। कन्नौज व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था, ये भी सही है। राजनीतिक महत्वाकांक्षी पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र था, ये भी सही। तीनों अपनी शक्ति तथा क्षमता का प्रदर्शन करना चाहता था, ये सही नहीं है। तो हमारा यही आंसर सही होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले धर्मपाल को पराजित कर कन्नौज पर किसने आधिपत्य स्थापित किया था? तो ये थे प्रतिहारों ने सबसे पहले धर्मपाल को पराजित किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विपिन चंद्र पाल उदारवादी नेता नहीं थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं तब तक हूँ जब तक मेरी यह बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। तो ये कर्जन ने ऐसा कहा था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1906 में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला है, किस वैदिक विद्वान ने ऋग्वेद के पूर्वोक्त सही काल का 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का निर्धारण किया है? तो ये मैक्स मुलर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंडूक सूक्त किस वैदिक अवस्था पर प्रकाश डालता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, शिक्षा पर। निम्नलिखित में से किस अधिकारी को राज निर्माता राजकर्ता के रूप में भी जाना जाता है? तो ये ग्रामीणी होता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, वैदिक राजा की सहायता करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो वैदिक राजा की सहायता करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की 2500वीं जयंती मनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है 1956 में उनको 2500 वर्ष पूरे हो गए थे। आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? तो आजीवक संप्रदाय का प्रतिपादक ये मोगली पुत्र मखली गोसाल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पारंपरिक आलेखों के आधार पर भगवान बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथियां निर्धारित की गई हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीनी परंपरा कैंटोनीज चीनी आलेख रिकॉर्ड के अनुसार इनकी
तिथि निर्धारित की गई है। बुद्ध की मृत्यु का निम्नलिखित में से किस संभावित वर्ष का संबंध अशोक के राज्यारोहण की तिथि और कैंटन के बिंदु चिन्हित आलेखों से हमें मिलता है? तो इसका ऑप्शन बी है 487 ईस्वी पूर्व। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम था, ये पर्ण था, उस समय पर्ण के द्वारा विनिमय किया जाता था। अगला है निम्नलिखित सही कालानुक्रम हमें बताना है। टॉलमी का भूगोल, टेसियस का भारत का वृत्तांत, कॉस्मोस का इंडिको, प्लूट्स का ईसाई स्थलकृत विवरण, प्लिनी का प्राकृतिक इतिहास। तो यहाँ पे सबसे पहले जिसकी रचना हुई थी वो था टेसियस का, सबसे पहले इसकी रचना हुई थी। टेसियस के पश्चात प्लिनी का इतिहास आएगा, फिर टॉलमी का, और ये सबसे लास्ट में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां और आज का ये अंतिम प्रश्न है। अपने वृत्तांत में फाहियान उल्लेख नहीं करता है, किस चीज़ का उल्लेख नहीं करता है? मध्य देश में शांति और व्यवस्था का उल्लेख करता है, दंड न्याय की कठोरता का उल्लेख नहीं करता है, और चंडालों के बहिष्कृत रूप का है, आम लोगों की निरामिषता का है। यही ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो मित्रों, ये थे हमारे 125 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।